स्वागत है एक नई वीडियो में और जिसमें हम लोग जियोग्राफिकल थॉट्स जिसके बारे में पढ़ रहे थे उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और अपने पार्ट 4 में पढ़ेंगे। और इसके बाद जैसे ही हमारे जो थॉट्स कंप्लीट हो जाएंगे फिर इससे बनने वाले जो प्रश्न होंगे उनको हम लोग बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे और इसको रिपीट भी करेंगे आगे। अब इसमें हम देखेंगे कि जो जियोग्राफिया है नामक ग्रंथमाला के अंतर्गत टोलमी की कुल 8 पुस्तकें प्रकाशित हुई, जिनमें गणितीय भूगोल मानचित्र कला और सामान्य भूगोल से संबंधित पुस्तकें सम्मिलित थी। उसके दो लघु कार्यों में द ऑप्टिक्स यानी इसको हम बोलते हैं प्रकाश विज्ञान और द ट्रिटा बिब्लोस यानी चतुर्छार विज्ञान, ये फलित ज्योतिष सहित क्रमशः परावर्तन और अपवर्तन से अवगत कराते हैं। टोलमी को साहित्यिक चोर भी कहा जाता है। इनमें मेरिनस ऑफ टायर एवं हिपार्क्स के कार्यों का उपयोग किया जाता है। इन्होंने ही सर्वप्रथम मानचित्रों के प्रक्षेपों के संबंध में अक्षांश एवं देशांतर शब्दों का प्रयोग किया। टोलमी ने अपने विश्व मानचित्र के लिए हिप्पार्कस के विचार को आधार बनाया था। चलिए आगे देखेंगे। टोलमी ने विश्व मानचित्र की रचना के लिए संशोधित एक शंक्वाकार प्रक्षेप यानी मॉडिफाइड कॉनिकल प्रोजेक्शन का निर्माण किया था। टोलमी ने दो नए प्रक्षेपों की रचना विधि का विवेचन किया, जिसमें लंबकोणीय प्रक्षेप, जिसे तीन तलों क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर या उत्तरीय के आधार पर तीन प्रकार से बनाया गया। त्रिविम प्रक्षेप है जिसे यानी स्टेरियोग्राफिक प्रोजेक्शन और जिसे दक्षिणी ध्रुव का केंद्र मानकर बनाया गया था। वह सेरा व सिने को जो चीन में थे एशिया के पूर्वतम बिंदु मानता था। सेरा के पार का क्षेत्र उसके लिए अज्ञात था। ऑस्ट्रेलिया को अज्ञात देश का एक मानकर हिंद महासागर को बंद समुद्र भी समझा जाता था। यह विचार उसे हिपार्कस से ही मिला था। आगे देखते हैं कि इन्हीं के ही लेखों से खोज के महान युगों में भूगोलवेत्ताओं एवं अन्वेषकों को टेरा इनकॉग्निटा या जिसे हम बोलते हैं अनजान भूमि की खोज की प्रेरणा प्रदान की गई थी। टोलमी ने सर्वप्रथम बंगाल की खाड़ी को मानचित्र में अंकित किया। उसने गंगा एवं उसकी प्रमुख सहायक नदियों का उद्गम स्थल हिमालय में दिखाया। बंगाल की खाड़ी में पूर्व चिरसे स्वर्ण द्वीप अथवा आधुनिक मलाया प्रायद्वीप को उसने पहचाना। टोलमी ने ब्रह्मांड में नक्षत्रों का भेद करने के पश्चात 1022 नक्षत्रों की सूची बनाई थी और उन्होंने पृथ्वी को ब्रह्मांड के मध्य स्थित बनाया था यानी बताया था। विचार व्यक्त किया जाता है कि सभी आकाशीय पिंड जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब हम बात करते हैं पोम्पोनियस मेला यानी पोम्पोनियस एक जियोग्राफर थे यानी जिसमें 335 से 391 ईसा पूर्व इनका काम किया इन्होंने। पोम्पोनियस मेला इस काल का अंतिम भूगोलवेत्ता व इतिहास थे। इन्होंने लैटिन स्पेनी भाषा में छोटी बड़ी कई पुस्तकें लिखी थी, जिनमें 3 खंड जो हैं विशेष महत्वपूर्ण थे।
पहला था ब्रह्मांड विज्ञान, दूसरा डिक्रोग्राफिया और तीसरा था स्काईलैक्स। ब्रह्मांड विज्ञान कॉस्मोग्राफी में इन्होंने पृथ्वी को ब्रह्मांड के मध्य में स्थित पृथ्वी के गृहीय संबंधों का विवरण आदि का विवरण दिया। इन्हें डिकोरोग्राफिया में पृथ्वी को पांच बृहत कटबंधों में विभक्त किया गया, जैसे उष्णकटिबंधीय उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, उत्तरी शीत कटिबंध और दक्षिण शीत कटिबंध। चलिए आगे हम देखेंगे। आगे पढ़ते हैं। स्काईलैक्स में भूमंडल के विभिन्न प्रदेशों का संक्षिप्त भौगोलिक वर्णन है। इनमें मेला पृथ्वी के दो ध्रुव उत्तरी और दक्षिणी बताया। उन्होंने यह भी लिखा कि पृथ्वी के 5 बृहत कटबंधों में से केवल 2 कटबंध उत्तरी शीतोष्ण कटबंध और दक्षिणी शीतोष्ण कटबंध में ही मानव निवास के लिए अनुकूल दशाएं पाई जाती है। किसमें? उत्तरी शीतोष्ण कटबंध में और दक्षिणी शीतोष्ण कटबंध में। एक नोट है कि भौगोलिक ज्ञान के विज्ञान की दृष्टि से टॉलमी को रोमन भूगोलविद्ताओं का चरम बिंदु कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। यूरोप में अंध युग यानी डार्क एज यानी 300 ईस्वी से 1200 ईसा पूर्व ईस्वी तक बात कर रहे हैं। तो यूरोप में अंध युग यानी 300 से 12 ईस्वी में रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात धर्मों का ईसाई धर्म यानी वर्चस्व जो है अधिक बढ़ता चला रहा जा रहा है, जिसमें वैज्ञानिकता खोज एवं क्रमबद्धता का निरंतर अभाव देखा जा रहा था। 300 से 300 ईसा पूर्व बीसी से 1200 ईस्वी के मध्य धर्मों का प्रभाव अधिक प्रभावी हुआ, जिसमें भूगोल के क्षेत्र में निरंतर ह्रास हमें देखने को मिला। ईसाई धर्माचार्यों ने ईसाई धर्म ग्रंथ बाइबल में उल्लिखित बातों का ही सर्वोपरि बताया और उसमें ईसाई धर्माचार्यों ने ईसाई धर्म ग्रंथ जैसे बाइबल अधिक प्रयासों सॉरी ईसाई धर्मग्रंथ बाइबल में उल्लेखित बातों का ही सर्वोपरि बताया। उसमें विभिन्न वैज्ञानिक खोजें, संकल्पनाओं तथा विचारों को धर्म विरुद्ध माना। अतः इसी के कारण से इस काल को अंधयुग कहा गया। अंधयुग में पृथ्वी को तरसरी सादृश आकृति का माना गया, जिसके केंद्र में अंधयुग में पृथ्वी को तस्तरी सादृश आकृति का मान गया,
जिसके केंद्र में यरूशलेम को रखा गया। आगे देखेंगे हम। इस काल में चौथी शताब्दी में सेंट जेरोम ने विश्व मानचित्र को एक अंग्रेजी अक्षर ओ में टी यानी ओ टी टी इंटू ओ एलेक्जेंड्रिया के कॉस्मोस को की ब्रह्मांड के बारे में व्याख्या उसकी पुस्तक क्रिश्चियन टोमोग्राफी वर्णित है, जो भूगोल की उन सभी धाराओं को निकाली जाती है या क्रिश्चियन काल के पूर्व में प्रचलित थी। अब हम बात करेंगे अरब भूगोलवेत्ताओं के योगदान की। पूर्व मध्यकाल में जब यूरोप में भौगोलिक ज्ञान का ह्रास हो रहा था, अरब के भूगोलवेत्ता विकासोन्मुख चिंतन और नवीन आविष्कारों से भौगोलिक ज्ञान में उच्च स्तरीय वृद्धि करने में जुटे हुए थे। अरब भूगोलवेत्ता ने खगोलकीय, गणितीय भूगोल, प्रादेशिक भूगोल, भौतिक भूगोल, मानचित्र कला आदि में उल्लेखनीय प्रगति की थी। उन्होंने भौगोलिक चिंतन और अध्ययन विधि को नवीन दिशा प्रदान करने का भी महत्वपूर्ण प्रयास किया था। अरबों द्वारा भौगोलिक ज्ञान के कारण निम्न क्षेत्रों में विकास देखा गया। अरबों तथा भौगोलिक ज्ञान के कारण निम्न क्षेत्रों में विकास देखा गया। परिवहन मार्गों का ही मानचित्र परिवहन मार्गों का विकास, व्यापार में वृद्धि, अरब साम्राज्य का अत्यधिक विस्तार, भारतीय संस्कृति से संपर्क, यूनानी सभ्यता के देशों पर अरबों का विजय, यूनानी एवं रोमन पुस्तकों का अरबी भाषा में अनुवाद आदि। अरब वासियों ने सबसे पहले मानसून की अवधि का विचार प्रकट किया। मानसून शब्द जो है वो अरबी शब्द मौसम से निकाला गया है, जिसका अर्थ होता है ऋतु। अब हम बात करते हैं इब्न हाकल अबू अल मोहम्मद कासिम। भिन्न भिन्न प्रदेशों की कृषि तकनीकों और प्रमुख उपजों का वर्णन करने वाले यह एकमात्र अरब भूगोलवेत्ता थे जिसने उस काल में उत्पादन की विस्तृत सही तस्वीर वर्णित की थी। उन्होंने स्थापित किया कि कैस्पियन सागर का कोई भी संबंध उत्तरी महासागर में नहीं था। काला सागर एक चैनल द्वारा उत्तरी सागर से था, वह उसकी एक भुजा बना था। प्रमुख पुस्तकें हैं मार्गो परिमंडलों की पुस्तक एवं बुक रूट्स एवं रिलम्स, पृथ्वी की आकृति, संसार का देश। अब हम बात करते हैं अल मसूदी की। अल मसूदी पृथ्वी ने पृथ्वी की गोलाब आकृति की पुष्टि की थी। उन्होंने अरब सागर को वृत्तम सागर बताया और साथ ही अरब से चीन के जलाशी मार्ग में 7 सागरों का वर्णन किया था। उनके अनुसार नदियां अपने मार्ग परिवर्तन करती रही हैं। उनके अनेक प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करती हैं। उन्होंने बंगाल की खाड़ी यानी हरकेंद्र सागर की मानसूनी हवाओं का वर्णन एक यानी मौसम विज्ञानी की दृष्टि से किया। उन्होंने अटलांटिक महासागर को काला हरा सागर का नाम दिया और उसने यह मत व्यक्त किया कि हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उन्होंने सागरी जल के रंग की उसकी लवणता में संबंध स्थापित किया।
इसने बंगाल की खाड़ी यानी हरकैन सागर के मानसूनी हवाओं के बारे में बताया। यह एक नियतवादी चिंतक थे। उन्होंने विश्व की जलवायु को 14 जलवायु प्रदेशों में बांटा। प्रसिद्ध क्रांतियां, समय तथा विवरणिका। प्रसिद्ध कृतियां: समय विवरणिका, किताब मुराज अल दाहिब, सोने की चारागाहें एवं जवाहर हाथों की खानें, उपदेश और निरीक्षण किताब अल तनव्वुल इसरफ किताब। चलिए आगे पढ़ेंगे हम। इब्न सीना। इब्न सीना को अरब भूगोल का पिता कहा जाता है। इनका संबंध भौतिक भूगोल से था। इन्होंने पर्वत निर्माण और अपरदन के कार्यों का अध्ययन किया था। उनके अनुसार भू अपरदन के पश्चात कठोर शैलों वाले भाग पर्वत शिखर के रूप में विशेष। उन्होंने अरबी भाषा में भौगोलिक ज्ञान कोश की रचना की थी। अब बात करते हैं अलबरूनी की। अलबरूनी खगोल विज्ञान, दर्शन, भूगोल, भूगर्भशास्त्र, गणित, भूआकृति विज्ञान, औसत विज्ञान तथा कई प्रकार की जनसंख्या जो है हमें देखने को मिलती है। वैज्ञानिक विद्वता में अली बिरूनी की स्थिति से इस बात से आंकी की जा सकती है कि 11वीं सदी को अल बरूनी का युग कहा जाता है। अल बरूनी ने भूगोल संबंधी 27 पुस्तकें लिखा था, जिसमें 12 पुस्तकें मानचित्र कला, भूगणित और जलवायु विज्ञान सॉरी 27 पुस्तकें यानी प्रत्येक पर चार चार पुस्तकें पर थी। अन्य पुस्तकें धूमकेतु और उल्काओं सर्वेक्षण आदि से संबंधित थी। महमूद गजनवी के भारत आक्रमण के समय भारत पर यात्रा पर आया था। भारत में निवास के दौरान प्रसिद्ध पुस्तक किताब अल हिंद की रचना की थी। इसने किताब अल हिंद हिंदुओं वासियों के आस्थाओं मान्यताओं का वर्णन किया है एवं हिंदू साहित्य, व्याकरण, छंद, शतरंज पर हुए उल्लेख किया, परंतु संगीत जो है पूर्णतः विलुप्त विषय था। अलबरूनी ने टॉलमी की पुस्तक अलमाजिस्ट के अनुरूप खगोल विज्ञान की पुस्तक जो है कानून अल मसूदी लिखा था। इस पुस्तक में सूर्य और चंद्रमा का विस्तृत वर्णन किया गया। अलबरूनी ने गोलीय त्रिकोणमिति के साथ साथ भारतीय अंकगणितों की सिद्धांतों की जो है उसे अपनाया था और उसने ज्ञान उस ब्रह्म सिद्धांत साथ दिया। चलिए आगे पढ़ते हैं हम। भू-आकृति विज्ञान और जीवाश्म विज्ञान में अलबरूनी ने महत्वपूर्ण कार्य किया था। उन्होंने नदियों के बाढ़ क्षेत्र तथा जल क्षेत्रों की विवेचना की थी। अलबरूनी जो अंतरिक्ष में ब्रह्मांड की स्थिति वह और सीमित क्षेत्र पर अनुमानित करता था। इसकी उत्पत्ति का विवरण उसने अपनी पुस्तक अल तहद में किया। उन्होंने सूर्य की गति पर एक अलग पुस्तक किताब अल तत्विक फी तहकीक लिखी थी। उन्होंने अपनी पुस्तक रिसल्हा के रूप में रिसल्हा में रात व दिन तथा ध्रुवों पर 6 मास
के दिन की अवधि को सिद्ध किया गया। उसने राशिकाल अल हिंद की रचनाओं की विशेष रचना की, जिसमें राशि चक्र में भारतीय ज्ञान का विवरण है। अब बात करते हैं अल इदरिसी, जो कि 1099 से 1180। अल इदरिसी 12वीं शताब्दी के अग्रणी भूगोलवेत्ता थे, जिन्होंने भूगोल विज्ञान, जलवायु विज्ञान और विश्व मानचित्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इनका मौलिक नाम अबू अबद अल्लाह मोहम्मद था। इनका जन्म मोरक्को अफ्रीका के उत्तर में स्थित क्वेटा नामक स्थान पर हुआ था। प्रमुख पुस्तकें इनकी थी अल रूबानी, विश्व भ्रमण की इच्छुकों के लिए मनोरंजन, जियोग्राफिया न्यूबिशंस। उन्होंने अपनी विश्व पुस्तक, जो विश्व मानचित्र में भूमंडल को 7 वृहद जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया था और प्रत्येक की प्राकृतिक अवस्थाओं के आधार पर उन प्रदेशों में विभाजित किया गया था। उन्होंने उस समय के ज्ञात क्षेत्रों के लिए छोटे छोटे मानचित्रों का निर्माण करके सही एक मानचित्र वाली एटलस का निर्माण किया था। अरब सागर में कैस्पियन सागर की सही स्थिति पहले बार अदृश्य के मानचित्र में प्रदर्शित की गई थी। चलिए अब हम बात करते हैं इब्न बतूता की। बहुत इंपॉर्टेंट है। इब्न बतूता का जन्म उत्तरी अफ्रीका में टेंजियस नगर नगर भूमध्य सागर के द्वार में हुआ था। इब्न बतूता एक भ्रमणशील भूगोलवेत्ता थे, जिनका उद्देश्य विश्व के विभिन्न स्थानों और देशों की यात्रा करना, वहाँ के प्राकृतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक दशाओं से परिचित होना, उनका वर्णन करना था। इब्न बतूता को अरब जगत का मार्को पोलो कहा जाता है। उसने 75,000 मील से भी अधिक यात्रा की थी। हिंदू कुश पर्वत की दर्रे से होकर 13,333 में इब्न बतूता भारत पहुंचे थे तथा भारत में तत्कालीन बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी काशी न्यायाधीश काजी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर लिया और वे भारत में 8 मास तक रहे। भारत से वे मालदीव, श्रीलंका, मलाया होते हुए समुद्री मार्ग से चीन के कैंटन नगर गए थे और वहां से पुनः मोरक्को वापस चले आए थे। मोरक्को से पूर्व की ओर उनकी यह यात्रा लगभग 30 वर्ष में पूरी हुई थी। पूर्व की यात्रा कुछ वर्षों के बाद उन्होंने सहारा को पार करके नाइजर के तट पर स्थित टिम्बुकटू तक की यात्रा की थी, जहां उसने मुस्लिम नीग्रो जनजातियों के बारे में महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त की। उन्होंने रिहलाए एक ग्रंथ नामक पुस्तक लिखी थी, जिसमें इनकी इस्लामिक देशों की मिट्टियां, कृषि, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक इतिहास आदि का वर्णन किया गया। अब बात करते हैं इब्न खालदून की। इब्न खालदून यानी इब्न खालदून को अंति अरब विद्वान माना जाता है। उनका जन्म अल्जीरिया, उत्तर अफ्रीका में हुआ था। इनकी प्रसिद्ध प्रसिद्ध पुस्तक थी मुकद्दिमह। यह यह पुस्तक 6 खंडों में विभाजित है। अपनी इस पुस्तक में उन्होंने मानव पर्यावरण के सहसंबंध को वैज्ञानिक आधार पर स्पष्ट करने का प्रयास किया, जिसके आधार पर उन्हें विश्व का प्रथम पर्यावरणीय नीतिवादी कहा जा सकता है। उन्होंने मरुस्थल की चलवासी जीवन को सर्वाधिक आदिम और पवित्र बताया है। उसने यह भी विश्वास व्यक्त किया था कि दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में जनसंख्या की सघनता जो है वो अधिक है और भूमध्य रेखा के सारे जनसंख्या अत्यंत वृहद। अरब के अन्य भूगोलवेत्ता में जैसे बात करते हैं सुलेमान और अबे अबू जैद ने भारत हिंद महासागर के द्वीपों और चीन का भूगोल उल्लेख किया। इब्न खुर्दादबेह ने अरब, फारस, माल्या, पूर्वी द्वीप समूह के द्वीपों, हिंदेशिया, जापान, कोरिया आदि का भौगोलिक वर्णन किया था। उन्होंने रास्ते और ममालिक नामक पुस्तक लिखी थी।
अल याकूबी ने भूमध्य सागरीय अफ्रीका, मिस्र, अरब, सीरिया, इराक और इराक के नगरों का भौगोलिक वर्णन किया था। अब बात करते हैं अल इस्तखरी। अल इस्तखरी ने 2 पुस्तकें लिखी थी। एक में विभिन्न देशों की जलवायु का वर्णन है और दूसरी में विभिन्न देशों के उच्चाभिच आर्थिक क्रियाओं और नगरों तथा मार्गों का वर्णन है। अल मिगदजी ने विश्व की जलवायु और सामान्य भूगोल पर 2 खंडों वाली पुस्तक लिखी थी। इसके प्रथम खंड में विश्व का सामान्य भूगोल और दूसरे खंड में विश्व के 14 बृहद प्रदेशों को विभाजित किया था। इब्ने यूनिस ने हिप्पार्कस और टॉलमी के देशों को बताती हुई अक्षांश देशांतर ज्ञात करने की पद्धति को समझाया था और खगोलकी पर पुस्तक भी लिखी थी। अल जरकली ने क्या है कि ने स्पेन और रहकर खगोल विज्ञान पर 3 पुस्तकें लिखी थी, जिनमें नक्षत्रों की सारणी तथा खगोलीय सिद्धांत दिए गए थे। अब बात करते हैं अल बाकरी ने उत्तर अफ्रीका और स्पेन का भूगोल लिखा था। उन्होंने भौगोलिक शब्द संग्रह की रचना भी की थी। यानी अल बाकरी ने अफ्रीका और स्पेन का भूगोल लिखा था। रूम हुर मुजी ने भारत, हिंद के करसमे, चीन और जापान का भूगोल लिखा था। अल जहानी ने अरब देशों और मध्य एशिया के मार्गों का वर्णन किया था। अबू जैद बलखरी ने मानचित्रों की सहायता से खुरसान की जलवायु का वर्णन किया हुआ था। नोट है कि खलीफा अल मासूम ने टॉलमी के खगोलकीय ग्रंथ अल्मागेस्ट का अरबी में अनुवाद करवाया था। अरब के खगोलवेत्ता सूर्य का कोण ज्ञात करने के लिए नुमोन, एस्ट्रोलेब आदि यंत्रों का प्रयोग करते थे। खलीफा अल मासूम ने टॉलमी के खगोलकीय ग्रंथ अल्मागेस्ट का अरबी में अनुवाद करवाया था। अरब के खगोलवेत्ता सूर्य का कोण ज्ञात करने के लिए नोमोन, एस्ट्रोलेब आदि का प्रयोग किया। सामान्य या वर्णनात्मक भूगोल कमे अल इदरीसी, रम हुरमुजी, अल मसूदी ने इन्हें खुर्दाह बेब या अल याकूबी, अबजैद बलखरी, अल इस्तखरी, इब्ने हारुल, अल बरूनी आदि का प्रयोग किया था। अब हम बात करते हैं पुनर्जागरण काल यानी खोज यात्राएं एवं आविष्कार। बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसको हम देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोगों को अगर वीडियो हमारी पसंद आया तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन प्रेस जरूर करें। जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पुनर्जागरण, खोज यात्राएं एवं आविष्कार। तब तक के लिए अगर आप लोग चैनल पसंद आया तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करते हुए दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।